फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस आज डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में लिपिड मेटाबॉलिज्म जब सत्यानारायण से हम कर रहे हैं तो हमने फैटिक एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन डिस्कस की है, यानी हाउ दे आर मेटाबोलाइज्ड। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड, बनते कैसे हैं। होता यह है कि इफ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स इन योर बॉडी, देन दीज कैन बी एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स and they are stored in the body as triacylglycerol. So if somebody is eating quite a lot of glucose, यानी कि बहुत सारा शुगरी डाइट ले रहा है या बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट डाइट को लेकर ले रहा है, या इवन अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ले रहा है, so that can also be converted into triacylglycerols because उनसे कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस हों या अमीनो एसिड एक्सेस हों, फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं। ओके, Now, de novo, what de novo का मतलब होता है न्यू सिंथेसिस जो बॉडी में हो रही है, और फैटी एसिड्स अकर predominantly in some organs, not all the organs, and those organs include liver, kidney, adipose tissue, and lactating mammary gland. So these are the primary organs which you have to remember जहाँ फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, फैट्स बनती हैं, and the enzyme machinery which is required for fatty acid production is located in the cytosomal fraction. Also, it's present in the cytoplasm. एसिटाइल कोए, यू आर नाउ वेरी मच फेमिलियर विद दिस वर्ड बिकॉज ये हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी डिस्कस किया है, फैट मेटाबॉलिज्म में भी डिस्कस किया है। एंड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस, एसिटाइल कोए इज एक्चुअली द सोर्स ऑफ कार्बन एटम while NADPH provides the reducing equivalent. So ये दो चीज़ें हैं which are required, NADPH और acetyl CoA. They both are required for synthesis of fatty acids, or obviously ATP for the complete reaction. और अगर हम ये इंपॉर्टेंट अब अगली लाइन्स आ रही हैं कि द फैटी एसिड सिंथेसिस में बी रिमेंबर्ड इन 3 स्टेजेस। और पहला स्टेज है प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए एंड NADPH। एक्चुअली ये स्टेज आप पढ़ चुके हैं, कई दफ़ा हमने ये बात की है कि ग्लूकोज से किस तरह पायरुवेट बनता है, फिर एसिटाइल कोए। सो एसिटाइल कोए की प्रोडक्शन इज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस मेटाबॉलिज्म वीडियोस, एंड NADPH, सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। तो आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं फैटी एसिड के, वो हैं एसिटाइल कोए एंड NADPH। तो फर्स्ट स्टेप, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। Then the next step is how acetyl CoA is converted into another intermediate which is malonyl CoA. And then the final step is the actual reaction of fatty synthesis, और ये reaction होता है by the enzyme which is actually a very complex enzyme, अभी हम देखेंगे, and that is known as fatty acid synthase complex. Synthase मतलब बनाने वाला, और complex because really it's a complex enzyme, we will see in a moment. So ये 3 steps हैं which are involved in the process of fatty acid synthesis. अब one by one करके इन तीनों को पढ़ते हैं। पहला step है production of acetyl CoA and NADPH. Acetyl CoA and NADPH are prerequisites for fatty acid synthesis, यानी ये होने के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है। Acetyl CoA is produced in the mitochondria by oxidation of pyruvate. ये हमने glycolysis और Krebs cycle उस वक्त बात की है कि किस तरह ग्लूकोज से acetyl CoA बनता है। Okay? Acetyl CoA is also produced by fatty acid degradation. तो ये हमको पता है कि how acetyl CoA is actually produced. अच्छा, अब एक स्टोरी ये है कि ये बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। सो इफ दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, हियर वी हैव गॉट एसिटाइल कोए। माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ना, इट इज नॉट परमिएबल टू एसिटाइल कोए। तो ये जो, और आपको पता है कि फैटी एसिड सिंथेसिस मैंने अभी बताया कि दैट हैपेंस इन द साइटोसोमल फ्रैक्शन, सो इट हैज़ टू गो आउट इन द साइटोप्लाज्म ताकि ये फैटी एसिड सिंथेसाइज कर सके। अब मसला ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है टू वॉट, इम्परमिएबल टू एसिटाइल कोए। तो अब कोई इसका वो कहते हैं ना, जुगाड़ निकालना पड़ेगा, और जुगाड़ ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया हाउएवर आर नॉट परमिएबल टू एसिटाइल कोए, एंड अल्टरनेट मैकेनिज्म इज देन द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोए ताकि बाहर चला जाए। और वो अल्टरनेट मैकेनिज्म ये है कि एसिटाइल कोए कन्वर्ट होता है एक और मॉलिक्यूल में जिसका नाम है सिट्रेट। So once citrate is produced, it can easily go out of the mitochondria. Citrate is freely transported to the cytoplasm where it is cleaved by citrate lyase. अब यहाँ बाहर एक citrate lyase पड़ा हुआ है, वो इस citrate को दोबारा acetyl CoA में convert करता है। So this is beautifully done, you know. See, for example, this is mitochondria. Here you get acetyl CoA, which cannot go out directly. It is converted into citrate. Citrate gets out, and then citrate is again converted into acetyl CoA. तो ये डायरेक्ट जो बाहर नहीं निकल सकता था, ये इस चक्कर के जरिए बाहर निकल गया। ओके, तो ये बात हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की थी जब हम डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के पाथवेज पढ़ रहे थे। सो यू शुड नो कि हाउ एसिटाइल कोए कम्स आउट। ठीक है, एक और चीज़ जो इस रिएक्शन में, जो सिट्रेट लाइएज का रिएक्शन है, यानी जिस वक्त एसिटाइल कोए लिबरेट हो रहा होता है, एक और चीज़ बनती है, दैट इज द ऑक्सैलो एसीटेट। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट।
So साइटोप्लाज्म में ये ऑक्सैलोएसीटेट फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट. So if you look here, this is acetyl-CoA. So this gola is the mitochondria and this is the acetyl-CoA. You see how it is converted into citrate and then citrate goes out, and once citrate goes out it then produces a few things. acetyl-CoA भी बना रही है और oxaloacetate भी बना रहा है, ठीक है. और oxaloacetate फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? malate में. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. Now malic enzyme converts malate to pyruvate. NADPH and carbon dioxide are generated. So ये जो NADPH है ये भी बन गया. आपको दो ही चीजें चाहिए थी ना फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, एक था एसिटाइल-CoA और दूसरा था NADPH. वो यहाँ बन गया इस मैलेट के कन्वर्जन से. पायरुवेट दोबारा फिर माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो सकता है. सो यू हैव नाउ गॉट NADPH2. सो बात ये है, इसको हम कहते हैं कपल्ड प्रोडक्शन. कपल्ड प्रोडक्शन का मतलब ये है कि दोनों चीजें एक साथ प्रोड्यूस हो रही हैं. साइटोप्लाज्म में एसिटाइल-CoA भी बन गया और NADPH भी बन गया. एक्चुअली आपको फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए यही दो चीजें चाहिए थी. मैंने स्टार्ट से आपको बताया हुआ है कि द फर्स्ट थिंग यू नीड इज द एसिटाइल-CoA, द सेकंड थिंग यू नीड इज द NADPH. सो NADPH बनता है मैलेट पायरुवेट कन्वर्जन के वक्त. This is what we get here, and acetyl-CoA बनता है citrate oxaloacetate conversion के वक्त. So you now have both the things. You have acetyl-CoA and you have NADPH as well, and these चूंकि simultaneously बन रहे हैं, this is called coupled transport. So the transport of acetyl-CoA from mitochondria to cytoplasm is coupled with the production of NADPH. Okay, so this is a coupled transport. You're getting acetyl-CoA as well as NADPH. अच्छा जी, second step क्या था? Remember these three steps? Now the first step was acetyl-CoA का बनना, NADPH का बनना. That is what we have covered now. The next step is how acetyl-CoA is converted into malonyl-CoA. So let's talk about it. Acetyl-CoA is carboxylated to malonyl-CoA by the enzyme acetyl-CoA carboxylase, and it is an ATP-dependent enzyme which is also requiring biurin and carbon dioxide fixation. The mechanism of action of acetyl-CoA carboxylase is similar to that of pyruvate carboxylase, जो हमने पहले already discuss किया हुआ है. Acetyl-CoA carboxylase is a regulatory enzyme in fatty acid synthesis. So this is the key enzyme. अगर ये enzyme ज़्यादा काम करेगा तो fatty acid synthesis ज़्यादा होगी. Okay. Now the next thing which you have to understand is how this fatty acid synthesis then actually happens. जो कि last final step है. The remaining reactions of fatty acid synthesis are catalyzed by a very big complex enzyme which is known as fatty acid synthase complex. और यूकैरियोटिक सेल में इंक्लूडिंग दी ह्यूमन बींग्स द फैटी एसिड, ये मैन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैन और विमेन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है. सो विमेन में भी यही होता है. सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स दैट एक्चुअली ये जो एंजाइम है इट happens to occur as a dimer, और इसके दो अलग अलग यूनिट्स होते हैं, भी दिखाता हूँ. एंड ईच यूनिट, ईच मोनोमर is comprising of activities of about 7 different enzymes. So it's a big complex enzyme. So if you where is the appropriate diagram to show you? Let me show you. So this one is a big diagram. You see, for example, इससे पहले actually मैं आपको ये वाली आसान diagram है to understand. You see there are two different units. एक पूरा ये unit बना हुआ है, एक ये unit बना हुआ है. So there are two different units और हर unit के पास multiple reaction capacity है. So this is a really complex fatty acid synthase complex. Is a very very typical difficult complex type of enzyme. Okay, but इतना याद रखना है कि इसके दो मोनोमर्स हैं. there are two monomers. हर मोनोमर में एक एंजाइम पोर्शन है जो 6-7 एंजाइम के बराबर काम करता है. and there is also an acyl carrier. हर मोनोमर में there is an acyl carrier और वो acyl carrier बहुत important है. so if you look here, so ये एक अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि एक एंजाइम का पार्ट है तो this is the acyl carrier protein. Okay, अभी हम देखेंगे how does it basically work. And the fatty acid synthase function is a single unit catalyzing all 7 reactions. Dissociation of the synthase complex result in the loss of enzyme activities. That is not a very high yield line. In the lower organism, the fatty acid synthesis is carried out by not relevant to us because we are not at the moment interested in lower animals. Now, the sequence of reaction which happens and as a result of which you get the fatty acid are as follows. अभी वो हम sequence देखते हैं. First of all, what happens? The 2 carbon fragment of acetyl-CoA. Acetyl-CoA is a 2 carbon compound, you know that, okay? Is transferred to ACP. अब ये ACP वो ACP नहीं है जो आप वो CID ड्रामा था ना, तो उसमें आप कहते हैं जी ACP प्रद्युमन, वो वाला ACP नहीं है. ये acyl carrier protein है. So that ACP stands for acyl carrier protein. और पहला स्टेप ये है कि the 2 carbons of the acetyl-CoA are transferred to the ACP. अच्छा, ACP किस पर लगा हुआ है? It's a part of the enzyme complex.
So it is now transferred, the two carbons, they are transferred to the ACP. Okay, and this reaction happens by acetyl CoA ACP trans acylase. थोड़ा मुश्किल है but ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे. The acetyl unit is then transferred from the ACP to the cysteine residue of the enzyme. इस enzyme का मैंने आपको बताया ना कि there is ACP भी इसमें है और इसमें other enzymatic activities भी हैं. So अब ये transfer हो जाता है एक और cysteine residue पे और जो ACP साइट है वो खाली हो जाएगा. So suppose this is the site of the enzyme जहाँ पे acyl carrier protein है, तो दो कार्बन यहाँ लगेंगे, फिर वो दो कार्बन ट्रांसफर हो जाएंगे सिस्टीन रेजिड्यूज पर और ये ACP दोबारा से खाली हो जाएगा. ओके, नाउ द एंजाइम मेलानोइल CoA ACP trans-acylase transfers the malonate from the malonyl CoA now to bind to the ACP. अभी हमने ये स्टेप किया था फैटी एसिड सिंथेसिस में, which was conversion of acetyl CoA into malonyl CoA. तो अब acetyl CoA तो लग गया ACP के साथ, अब ACP के साथ कौन लगेगा? Carbons from the malonyl CoA. Now they bind to the ACP. Now the acetyl unit attached to the cysteine is transferred to the malonyl group, जो कि ACP पे लगा हुआ है. Or the malonyl moiety loses carbon dioxide which was added to the acetyl by the acetyl CoA carboxylase, and the carbon dioxide is never incorporated into fatty acid carbon chain. Remember this point. The carbon are only incorporated by acetyl CoA and malonyl CoA, not by the carbon dioxide. The decarboxylation is accompanied by the loss of free energy, which follows the reaction to proceed forward, and the reaction is now catalyzed by another enzyme which is known as beta ketoacyl ACP synthase. अब अगर आप डायग्राम देखें, so let's start from here. Here we have this enzyme which is acetyl CoA ACP trans-acylase. ये क्या कर रहा है कि ये जो एंजाइम है इसका ये ACP साइट है, इस ACP साइट पर acetyl CoA के कार्बन देखें अटैच हो गए. अब ये अटैच होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ACP से ट्रांसफर हो जाएंगे टू द सिस्टीन रेजिड्यू. लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज द ACP. नाउ फ्री हो गया, ये खाली हो गया, ये सारा acetyl CoA के कार्बन निकल के कहाँ चले गए? ये सिस्टीन रेजिड्यू पे चले गए. अब जब ये ACP खाली हो जाएगा साइट, तो यहाँ आकर मेलानोइल CoA, ये दिस इज नाउ द मेलानोइल CoA, उसके कार्बन यहाँ अटैच हो गए. एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि ये जो सिस्टीन पे acetyl CoA के कार्बन लगे थे, ये मेलानोइल CoA के साथ अटैच हो जाएंगे. यू सी, नाउ दिस इज एन एलोंगेटिंग चेन. यहाँ बन रहा है फैटी एसिड जो एक्चुअली ACP साइट के साथ जुड़ा हुआ है. तो ये सारे स्टेप आपको समझने हैं. थोड़ा सा बोरिंग डिफिकल्ट ज़रूर लगता है बट इतना मुश्किल है नहीं. लेट मी रिपीट वन मोर टाइम वेरी क्विकली ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि बात हो क्या रही है. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन मोर टाइम सो दैट यू क्रिस्टल क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो वी हैव दिस एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज द फैटी एसिड सिंथेज. इसके पास एसाइल कैरियर प्रोटीन है और इसके पास सिस्टीन रेजिड्यूज हैं. ठीक है, तो पहले स्टेप में एसिटाइल CoA जाके अटैच हो जाएगा इस एसिटाइल कैरियर प्रोटीन पे. एंड यू सी हियर द ब्लू कार्बन इज एसिटाइल CoA. इसके ये दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन यहाँ के अटैच हो गए, लेकिन ये ACP इसको फौरन किक मार के सिस्टीन रेजिड्यू पे भेज देता है इन दोनों कार्बन को, और ACP साइड दोबारा खाली हो जाती है. किसके लिए? मेलानोइल CoA के लिए. नो, मेलानोइल CoA इज द रेड कार्बन या पिंक कार्बन. ओके, इसके ये जो दो कार्बन है मेलानोइल CoA के, वो यहाँ अब ACP पर अटैच हो गए और सिस्टीन पर जो ब्लू यानी एसिटाइल CoA गया था वो आकर के दोबारा इसके साथ अटैच हो जाएगा. इसी हियर टू कार्बन हियर एंड टू कार्बन हियर. दीज टू कार्बन्स आर ब्लू वंस आर फ्रॉम द एसिटाइल CoA एंड द पिंक वंस आर फ्रॉम द मेलानोइल CoA. ये अब चार कार्बन बन गए और ये चारों कार्बन किस पर अटैच्ड हैं? इस एंजाइम पर अटैच्ड हैं और उसके ACP साइट पर अटैच्ड हैं. ठीक है, now what happens? Beta ketoacyl ACP reductase reduces the ketoacyl group of the hydroxyacyl group. The reducing equivalents are supplied by the NADPH. यहाँ इन compounds की reduction होती है. So this 4 is now reduced. You see there is a hydrogen added here, so that there is reduction going on. और reduction के लिए कौन agent यहाँ पे हमारे पास था? NADPH. Okay. So next what happens is कि beta hydroxyacyl ACP undergoes dehydration. A molecule of water is removed whenever there is dehydration, and a double bond is introduced between the alpha and beta carbon. So if you go back and look at the diagram here, now there will be after reduction, what will happen is the process of dehydrogenation. यहाँ से water molecule निकलेगा और जब water निकलेगा, so you see there is a double bond. ये double bond पहले नहीं था. So if you look here, there is no double bond here. There is no double bond here, but now there is a double bond produced because एक यहाँ से water molecule remove हो गया, so we get a double bond here. Okay, now this double bond that is produced here is the step we just explained here. That's the introduction of a double bond. Then a second NADPH dependent reduction catalyzed by the enolyl ACP reductase
occurs to produce acyl ACP, the 4 carbon unit attached to the ACP butyryl group. Now अब एक fatty acid की shape बन रही है. This is the double bond, and now there are further changes by the reductase. The double bond is again broken down, and you get this butyryl ACP. So butyryl ये group है, that's the functional group butyryl. But is for 4 carbon, 1, 2, 3 and 4 carbon, and this is attached to the ACP, so this is called butyryl ACP. And then this butyryl ACP, अब आप देखें क्या हो रहा है. All this is now again transferred to the cysteine group. That will be the next step. Let's have a look. The carbon chain attached to the ACP is now transferred to the cysteine residue, and the reaction 2 to 6 are repeated 6 more time. यानी बार बार 4 और कार्बन आएंगे, 4 और कार्बन आएंगे, इस तरह 2 कार्बन और आएंगे, 4 और आएंगे, ये सब चलता रहेगा. Each time the fatty acid chain is lengthened by a 2 carbon because malonyl CoA और acetyl CoA, दो कार्बन, okay? तो malonyl CoA से हर दफा 2 कार्बन ऐड हो रहे हैं. At the end of the 7 cycles, the fatty acid synthesis will be done, and you will have the preliminary fatty acid, 16 carbon fatty acid, which is the palmitate. So you imagine what's happening here. जैसे ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया ना, तो ये 4 कार्बन कंपाउंड ये यहाँ ट्रांसफर होगा सिस्टीन रेजिड्यू पे, सिस्टीन रेजिड्यू से वापस यहाँ पर आएगा, 2 कार्बन और ऐड होंगे, फिर ये पूरा का पूरा उड़ के यहाँ चला जाए. ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे बाय द वे, बार बार रिडक्शन होगी, बार बार डिहाइड्रोजनेशन होगी, बार बार ये सिस्टीन रेजिड्यू पर जाएंगे, फिर नीचे ACP साइट पर आएंगे, फिर 2 कार्बन ऐड होंगे, अनलेस वी गेट पाल्मिटेट. ओके, सो पाल्मिटेट हमारे पास तकरीबन 7 साइकिल के बाद वी गेट दिस पर्टिकुलर फैटी एसिड व्हिच इज द पाल्मिटेट. ऑलराइट, so what is the summary of the 16 carbons present in the palmitate? Only 2 come from the acetyl CoA जो start के थे, बाकी सारे कहाँ से आए? From the malonyl CoA. That's an important point for you to remember. ये रिएक्शन अगर आप याद रखना चाहें ना. फैटी एसिड सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स जो है, ये पूरा एंजाइम अभी जो हमने देखा था ना, ये उसकी भी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाते हैं. It's a tentative model, it's a proposed model. We actually don't 100% sure कि यही इसी तरह काम करता है, but obviously this is the proposed and agreed upon model. Fatty acid synthase is a dimer. It is composed of 2 monomers, एक और दूसरा यूनिट, ओके, और हर एक का काफ़ी बड़ा प्रोटीन है, सो हर एक का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2,40,000. इट्स अ बिग वन, 2,40,000 डाल्टन. Each subunit contains 7 enzymatic activities. अभी यहाँ कितने सारे एंजाइम अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, so imagine 7 enzymatic activities. Each monomer of the fatty acid synthase contain all the enzyme activities required for the fatty acid synthesis. So actually fatty acid synthesis का जो हमारा mechanism है, it's pretty effective mechanism. Okay. Now, functional significance of this particular enzyme complex, the organization of different enzymes of a metabolic pathway into a single multi-enzyme machinery has multiple benefits. Number one, this complex offers great efficiency. So we दो हैं, एक यूनिट अलग काम कर सकता है, एक फैक्ट्री अलग, so we can have 2 palmitate at the time. Since the entire process of the metabolic pathway is confined to the complex, there is no permeability barriers, तो कोई इशू नहीं, सब कुछ वहीं हो रहा है. द मल्टाई, वरना ये होता है ना बाज रिएक्शंस में कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में चीज़ बनी, इधर गई, फिर उधर से उधर गई, तो ऐसी कोई कहानी नहीं है. एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, उसी पर सब कुछ हो रहा है. डिहाइड्रोजनेशन भी वहीं हो रही है, रिडक्शन भी वहीं हो रही है. Now, the multi-enzyme polypeptide complex is coded by a single gene. Therefore, there is a good coordination and enzyme related mutation वाली जो diseases हैं वो कम हैं. Okay, अगर multiple genes code करती हैं तो मसला होता है. How is it regulated is then the next topic कि ये जो पूरा हमारा mechanism है फैटी एसिड सिंथेसिस का, ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई रेगुलेशन का मैकेनिज्म होगा ना. सो वो हार्मोन से भी रेगुलेट होता है, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स एंड प्रोडक्ट, मल्टीपल सिलसिले हैं. सो एसिटाइल CoA कार्बोक्सिलेज, दिस एंजाइम कंट्रोल्स अ कमिटेड स्टेप इन फैटी एसिड सिंथेसिस. और ये क्या करता है, आपको अभी ऊपर हमने पाथवे पढ़ लिया, आपको पता होना चाहिए. एसिटाइल CoA carboxylase is one of the very key enzymes of fatty acid metabolism, and you must know what is the job of acetyl CoA carboxylase. Okay, it basically converts acetyl CoA into malonyl CoA, and malonyl CoA, you know, is required for contribution of carbons on each cycle of the fatty acid synthesis. So that's a key one. This enzyme exists as an inactive monomer or an active polymer. Citrate promotes the polymer formation, hence increased fatty acid synthesis. So if there is more citrate, और more citrate तब होगा when there is more acetyl CoA, और more acetyl CoA तब होगा when there is more glucose. So overall story है कि if the person is eating a lot of glucose, a lot of carbohydrate diet, the person will produce a lot of acetyl CoA, and the person will produce a lot of citrate, because अगर acetyl CoA ज़्यादा बनेगा
तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आने के लिए इसको सिट्रेट बनना ही होगा. सो मोर सिट्रेट, more malonyl CoA. Okay. Then there are hormonal influences, and there are several hormones. For example, glucagon, epinephrine, norepinephrine. They inactivate the enzyme by cyclic AMP dependent phosphorylation. So this enzyme become the same enzyme जो अभी हम बात कर रहे थे, acetyl CoA carboxylase. It becomes inactivated. Insulin promotes fatty acid synthesis and glucagon inhibits fat, and this makes perfect sense because if there is more glucose in the body, there is more insulin release. We are talking about a healthy person. So इस insulin का कोशिश ये होगा कि इस glucagon को वो not glucagon, glucose को वो fatty acid में convert करा, and glucagon will do the opposite job. Dietary regulation, again if you are well fed, बहुत ज़्यादा ठीक ठाक खाया हुआ है, तो ये enzyme induce होगा और fatty acid synthesis होगी. Fasting में it will be inhibited. Okay, NADPH जाहिर है जितना ज़्यादा होगा, the reducing equivalent of the fatty acid synthesis are provided by the NADPH, which come either from the citrate और HMP shunt. दो sources हैं NADPH के. एक तो अभी हमने यहाँ देखी थी, NADPH produce होता है when we get, where was that particular step, किधर है, इससे ऊपर वाली थी डायग्राम मेरा ख्याल है, yeah, that one. So we get NADPH when malate is converted to pyruvate, है ना, तो ये citrate ही की वजह से बन रहा है. So this is one source and the other source is the HMP shunt. वो हम carbohydrate metabolism में बात करेंगे कि what is hexose monophosphate shunt pathway. But anyways, the point is that about 50 to 60% of the required NADPH is actually obtained by the HMP shunt, which significantly influences the fatty acid. So if this is not there, then no fatty acid synthesis. If it is there, only then can fatty acid synthesis happen. अच्छा, अब desaturation, ये जो हमने बनाया था, that was palmitate. Palmitate is all saturated. Then we have enzymes, desaturates, which can actually introduce the double bonds, okay? That's a simple stuff, no problem. Now, mammals lack the ability to introduce double bond in the fatty acid between carbon 10 and the methyl terminal omega end. That's an important point. Hence, linoleic acid, linolenic acid, they are essential for man. So, which basically means essential होने का मतलब ये है कि we have to take them in our diet because we cannot make them. And why we cannot make them? Because we do not have the enzymatic capacity जो कि double bond introduce करे between carbon 10 and the omega end. अब ये जो दो fatty acids हैं, linoleic and linolenic, इन दोनों में there are double bonds between carbon 10 and omega end, and therefore we cannot make it. So we have to take them by diet. And ऐसे तमाम fatty acids को या amino acids को जो चीज़ हमें लाजमी डाइट में लेनी है उनके लिए वर्ड यूज़ करते हैं essential. Okay. Now arachidonic acid is a precursor of the E-histone, so that's something जो हम prostaglandin pathway में डिस्कस करेंगे. इन्होंने भी यहाँ पे लिख दिया, it's discussed elsewhere. Okay. Now palmitate is the end product of the reaction जो भी हमने डिस्कस किया था, the 16 carbon thing. Further chain elongation can take place in the mitochondria or in the endoplasmic reticulum. ये हुआ था cytoplasm में. The microsomal chain elongation is more predominant and involves successive addition of malonyl CoA. Further add होता जाएगा, further NADPH use होता जाएगा. Simple thing है, chain और लंबी होती जाएगी, and we have a beautiful enzyme called elongase. और जो mitochondrial chain elongation है is almost a reversal of the beta oxidation. Acetyl CoA molecules are successively added, so that's not a big deal for you to understand. Point ये है कि 16 कार्बन palmitate cytoplasm में बन जाएगा, फिर either वो microsomes में जाके further elongate हो सकता है या mitochondria में जाके हो सकता है. Okay? Now ये फजूल सी heading है. वो कह रहा है कि बीटा जो oxidation है is a separate pathway and synthesis, of course they are separate pathways, guys. Come on. Now fatty acid synthesis and oxidation. Well, this is a table which we will do when we complete the lipid metabolism. अभी समझ में नहीं आएगा. तो fatty acid synthesis seems like a complicated procedure, but मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बायोकेमिस्ट्री के pathways जितने आसान करके आपको बता सकूं बताऊं, ठीक है? So I hope you understood it. नहीं तो दोबारा वीडियो देखो, ठीक है? फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखना.